सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की एस्ट्रो मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रोमेट। आज हमारी एक विशिष्ट सीरीज जो हम प्रारंभ कर रहे हैं एस्ट्रो मास्टर यूके झा, उसमें प्रसिद्ध ज्योतिष गुरुओं के साथ संस्मरणों व उनके सैद्धांतिक चर्चाओं पर उनके विचारों का उल्लेख करेंगे। एस्ट्रो मास्टर आपका स्वागत है। इस सीरीज का नाम है रेमिनिसेंस ऑफ माय मास्टर। एस्ट्रो मास्टर, जैसा कि सर्वविदित है कि आप ज्योतिष जगत के एक प्रकाश पुंज पूज्य श्री CS पटेल के सानिध्य में काफी लंबे समय रहे और श्री CS पटेल ज्योतिष शास्त्र के अधिकांश विधाओं के श्रेष्ठ मर्मज्ञ थे। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री CS पटेल के कुछ अनुयायी यह दावा करते हैं कि नववांश में गोचर सिद्धांत, जिसे ट्रांजिट इन नववांशा कहा जाता है, के प्रणेता या समर्थक श्री CS पटेल थे। आपकी भी निकटता श्री CS पटेल से थी, तो क्या आपकी कभी ट्रांजिट इन नववांशा या नववांशा में गोचर सिद्धांत पर श्री CS पटेल से अनौपचारिक चर्चा हुई, और अगर हुई तो उसका निष्कर्ष क्या था? एस्ट्रो मास्टर, आपसे श्री पटेल ने इस विषय पर जो बात की उसके कुछ अंशों पर प्रकाश डालने का अनुरोध। एस्ट्रो मास्टर। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि मैं परम आदरणीय श्री CS पटेल साहब के साथ उनके सानिध्य में लंबे समय तक रहा और मैंने नाड़ी ज्योतिष की बहुत सारी सूक्ष्म बातें भी उनसे सीखी। उनका स्नेह मुझ पर बराबर बना हुआ था और हम ज्योतिष के तमाम सिद्धांतों पर खुलकर बात किया करते थे, मित्रवत बात किया करते थे। इन सब बातों की एक झलक मैंने जो उनके लिए ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि लिखी है उसमें देख सकते हैं। मैं अपने अहमदाबाद के कुछ मित्रों को, जो मुझसे भी ज्योतिष पर चर्चा करने आते थे और इसी प्रक्रिया में मुझसे ज्योतिष सीखते भी थे, उन्हें भी अहमदाबाद में पटेल साहब से मिलवाया और उनसे निवेदन किया कि इन लड़कों को आप ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को समझाएं और बताएं। मैं आपको बता दूं कि पटेल साहब बहुत ही गहन अध्ययनशील किस्म के व्यक्ति थे और वो किताबों के पृष्ठ दर पृष्ठ, पंक्ति दर पंक्ति बड़े ही गौर से पढ़ते थे और उन्हें नोट करते थे। मैंने उनके साथ कई नाड़ी, जैसे कि देव केरलम, चंद्रकला नाड़ी, अंश नाड़ी, भृगु नाड़ी, ध्रुव नाड़ी, शनि नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी आदि कई ग्रंथों पर काफी गंभीरता से उनसे चर्चा की है और कई बातें उनसे सीखी भी है। जहां तक आपका यह प्रश्न है कि उन्होंने वर्ग कुंडली में, खासकर नवमांश में गोचर के सिद्धांत को लगाने का समर्थन किया है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपने विचार बदल लिए थे और इसीलिए मैं अपने उन तमाम गुरु भाइयों से निवेदन करूँगा कि जिन्होंने उनसे प्रारंभिक दिनों में यह सीखी हो, वह भी इस गलत परिपाटी का त्याग कर दें, इसे तिलांजलि दे दें। यहाँ मैं आपको बताऊं
कि आज से करीब 22 वर्ष पहले टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के विशेषांक में उन्होंने एक लेख लिखा था, नवांश तुल्य राशि और राशि तुल्य नवांश पर। इस लेख के अंत में उन्होंने यह सुझाव दिया था कि जो गोचर की बात यहाँ की गई है उसे नवमांश में देखें, राशि चक्र में 9 देखें। चूंकि उस विशेषांक में मेरा भी यह एक लेख छपा था, इसीलिए मेरी नज़र में वह बात जल्दी आ गई और मैंने उन्हें लिखा कि गुरुदेव, आपका यह सुझाव तर्क संगत नहीं है। जैसा कि उम्मीद था वो मेरी बात से सहमत नहीं हुए। काफी दिनों के बाद जब मैं ऑफिशियल दौरे पर मैं बॉम्बे में था तो मैं उनके निवास स्थान में उनसे मिला। वो गोखले नगर में घाटकोपर ईस्ट में रहते थे, पहले मंजिल पर में। जैसे ही मैंने उनसे मिला, उन्होंने तुरंत ही यह चर्चा शुरू कर दी। ऐसा लगा जैसे वो मेरा इंतजार ही कर रहे थे इस पर चर्चा करने के लिए। उस समय मैं 3 दिन के दौरे पे था और हर दिन शाम में लगभग 2-2.5 घंटा उनके पास बैठ करके इन बातों पे चर्चा किया करता था। आज मैं आप लोगों से उन बातों की जो मेरी उनसे चर्चा हुई उसको साझा करना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आज के ज्योतिष जगत के पटेल साहब एक महान ऋषि थे। यद्यपि वह हमारे गुरु थे, फिर भी उन्होंने मुझे बहस करने के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी। यह उनकी उदारता भी थी और महानता भी। मैंने उनसे कहा कि गुरुदेव, जितने सारे हम योग देख रहे हैं इससे संबंधित गोचर के, उस सब में स्फुट योग शब्द का प्रयोग हुआ है और यह बताता है कि स्फुट योग चूंकि राशि चक्र में ही मिलेगा ग्रह का, इसीलिए राशि चक्र में ही गोचर को देखना पड़ेगा। सिद्धांत रूप में जो श्लोक है उस पर हमने चर्चा की। वह श्लोक कहता है, तद भावेष्टमेशांशे त्रिकोणे वात्थवा भवेत् स्फुट योगं गते मंदे तद भाव विनाशनम। जिस भाव को देखना हो उससे अष्टम भाव का स्वामी नवमांश में किस राशि में है उसे देखें। शनि जब उस राशि में या उसके त्रिकोण राशि में होगा तो उसके स्वामी का जो स्पष्ट अंश आदि होगा स्फुट, उसके ऊपर से जब सन गुजरेगा तो उस भाव के फल का नाश करेगा। चूंकि यहाँ पर ग्रह के स्पष्ट अंश की बात की गई है, साफ लिखा है स्फुट योगं गते मंदे, इसीलिए वह ग्रह स्पष्ट जो है वह राशि कुंडली में ही मिलती है। तो लेखक का साफ कहना है कि गोचर को राशि कुंडली में देखना है, नवमांश में नहीं। हमारे इस बात पर में वह पूरी तरह तो सहमत नहीं हुए, लेकिन उनका मन कुछ डोला। मैंने उन्हें बताया कि गोचर तो हमेशा राशि चक्र में ही दिखा जाता है, क्योंकि वह राशि चाहे नवमांश में हो या जन्म चक्र में क्या फर्क पड़ता है, और यह उसका त्रिकोण राशि। लेकिन स्फुट योग की जो बात की गई है, जो स्वामी के स्पष्ट ग्रहादि की बात की गई है, स्पष्ट अंशादि की बात की गई है, वह तो जन्म चक्र में ही मिलेगा। इसीलिए गोचर जो है शनि का वह जन्म चक्र में देखा जाएगा, नवमांश में नहीं। गुरुदेव कुछ देर मौन रहे, लेकिन फिर भी वह पूर्ण रूप से सहमत नहीं हुए। यद्यपि वह, मैं कह सकता हूं कि आंशिक रूप से
मेरी बात को मानने को तैयार हो चुके थे। तब मैंने कहा कि गुरुदेव, इस सिद्धांत पर जितने योगों के फल कहे गए हैं वह सारे फल जन्म कुंडली के आधार पर कहे गए हैं, नवमांस कुंडली के आधार पर नहीं। इसलिए भी यह स्पष्ट है कि गोचर जो शनि का होगा उसे हम नवमांस में नहीं, राशि चक्र में ही देखेंगे। नवमांस में देखना गलत होगा। इसके लिए एक योग आपके सामने रख रहा हूं, जिसका उनके साथ चर्चा हुआ था। यहाँ जितने भी मैं योग में बोलूंगा वह सब उनके साथ चर्चा हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने कुछ 100 ऐसे श्लोकों पर में 3 दिन में चर्चा की थी। यह श्लोक कहता है कि लग्ने सांसे तत्त्रिकोणे स्फुट योगं गतेशनो मातुलारिष्टमाप्नोति मातुर्मातांग मनोव्यथाम। यह कहता है कि लग्नेश नवमांस में जिस राशि में हो या उसके त्रिकोण राशि में हो से जब शनि गुजरेगा तो मातुल अर्थात मामा वर्ग का अनिष्ट होगा और इससे माता के माता अर्थात नानी को मनोव्यथा होगी, मन में तकलीफ होगी। अब यहाँ पर मैं देखें पहले सिद्धांत को मान करके कि मातुल छठे घर से देखा जाता है और छठे घर से 8वां घर लग्न होता है। इसीलिए लग्नेश की जो नवमांस में स्थित है उस राशि को या उसके त्रिकोण राशि को लिया गया है और उस राशि के स्वामी के स्पष्ट अंशादि पर जब सन पहुंचेगा गोचर में तो यह घटना घटेगी, मातुल का अरिष्ट होगा। अब यहाँ पर नवमांस केवल इसलिए लिया गया है कि हम उस राशि को तलाश सकें। बाकी गोचर और उसका फल तो जन्म चक्र से ही कहा गया है। इसीलिए मैंने निवेदन किया गुरुदेव से कि गुरुदेव, शास्त्र सम्मत या तर्क संगत यही होगा, गोचर जो है शनि का वह राशि चक्र में ही देखें। वह लगभग इस बात से सहमत हो गए, लेकिन इस तथ्य को जांचने के लिए हम लोगों ने कई श्लोकों पर में चर्चा की। एक और श्लोक है जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ कि मदेशांसे तत्त्रिकोणे स्फुट योगं गतेशनो मदेश दृष्टरासोतु मातामह विनाशनम। मदेश अर्थात सप्तमेश नवमांस में जिस राशि में होगा या उससे त्रिकोण राशि से जब शनि गुजरेगा तो उस राशि के स्वामी का जो स्पष्ट अंशादि है उस पर जब वह पहुंचेगा तो मातामह अर्थात नाना को कष्ट होगा। अब मातामह का कष्ट लिखा है, मातामह कहाँ से देखेंगे? माता चौथे घर में है, चौथे घर से 9वां स्थान माता का पिता होगा अर्थात जातक का नाना होगा। चौथे घर से 9वां स्थान जो है वह 12वां स्थान होता है, तो 12वां स्थान मातामह या नाना का हुआ। अब वहां से अष्टम स्थान सप्तम स्थान होता है, 12वें से अष्टम स्थान सप्तम स्थान होगा। इसीलिए सप्तमेश की जो नवमांश में राशि है उसे लिया गया है। यहाँ भी स्पष्ट है कि फल तो जन्म कुंडली से कहा गया है, लेकिन उस राशि को ढूंढने के लिए नवमांश कुंडली का सहारा लिया गया है। तो गोचर जो है शनि का वह हम जन्म कुंडली में ही देखेंगे, जन्मपत्री जो मूल है उसमें ही देखेंगे, नवमांश कुंडली में नहीं देखेंगे। एक और श्लोक जो देव केरलम या चंद्रकला नाड़ी से ही है उसे फिर लेते हैं। यह श्लोक कहता है कि धने सांसे तत्त्रिकोणे स्फुट योगं गतेशनो
धने से दृष्टरासो तु दारहानिं विनिर्दिशे। अब यहाँ पर दाराहानि, पत्नी की हानि को बताया गया है। पत्नी की हानि को बताने के लिए हम सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव से अष्टम स्थान जो है वह द्वितीय स्थान है। तो द्वितीय नवमांश में जिस राशि में होगा, शनि जब उस राशि में या उसके त्रिकोण राशि से भ्रमण करेगा तो उस राशि के स्वामी का जो स्पष्ट अंशादि है उस पर पहुंचने के बाद पत्नी की हानि होगी, पत्नी को कष्ट होगा। यही इस श्लोक में कहा गया है कि धने सांसे तत्त्रिकोणे स्फुट योगं गते सनो। यहाँ भी स्फुट योग की ही बात की गई है। स्फुट योग का मतलब है कि जिस राशि में सन होगा उसके स्वामी का जो स्पष्ट ग्रहादि है, और वह स्पष्ट ग्रहाद जन्म चक्र में मिलता है, किसी वर्ग चक्र में नहीं मिलता है। तो किसी भी वर्ग चक्र में हम गोचर का सिद्धांत नहीं लगा सकते हैं। एक और श्लोक देखिए, यह कहता है व्ययेशान से तत्त्रिकोणे स्फुट योगं गते सनो व्यये से दृष्टरासो तु संतानारिष्टमादिशे। अब यह कह रहा है कि यहाँ पर संतान की अरिष्ट कह रहा है। संतान को हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव से अष्टम स्थान 12वां स्थान होता है, इसीलिए 12वें स्थान के स्वामी को नवमांश में किस राशि में है वहां से देखेंगे। और शनि जब उससे या उसके त्रिकोण राशि से गुजरेगा और जब उस स्वामी के स्फुट योग अर्थात स्पष्ट अंशाद जो ग्रह स्पष्ट से मिलता है जन्मपत्री में, उस पर से गुजरेगा तो संतान का अरिष्ट होगा। तो यहाँ भी स्पष्ट है कि गोचर को हम जन्म कुंडली में ही लेंगे, और इसीलिए संतान के अरिष्ट के लिए लिखा है बेशान से तत्त्रिकोणे स्फुट योगं गतो सने। व्ययेश को लिया गया है क्योंकि व्ययेश जो है, व्यय भाव जो है वह संतान भाव, पंचम भाव या सुत भाव से 8वां भाव होता है। एक और हम इस विषय में श्लोक ले सकते हैं जो कहता है कि कर्मे शान से तत्त्रिकोणे स्फुट योगं गते सनो ससुर प्रपीड़ाद तद वर्गे वा उपद्रव। अब यहाँ पर ससुर की पीड़ा को बताया गया है या उसको जो उपद्रव होगा जीवन में उस समय में उसे बताया गया है। यहाँ कर्मेशांश लिया गया है। कर्मेशांश मतलब कर्म ईश, दशमेश को लिया गया है। अब दशम भाव कहाँ से अष्टम होगा? तो दशम भाव तीसरे भाव से अष्टम होता है। तीसरे भाव में ससुर होता है। कैसे होता है कि सप्तम भाव में पति या पत्नी होती है, वहां से नवम स्थान उसके पिता का होगा, तो पत्नी का पिता अर्थात जातक का ससुर तीसरे घर में होगा, क्योंकि सप्तम से नवम स्थान तीसरा स्थान होता है। यहाँ भी फल जो है हम स्पष्ट देख रहे हैं कि जन्मपत्री से कहा गया है। तो जब जन्मपत्री से कहा गया है तो हम गोचर भी जन्मपत्री में ही देखेंगे, नवमांश या किसी अन्य वर्ग में नहीं देखेंगे। आपको बता दूं कि इस तरह के योग चंद्रकला नाड़ी में बहुत सारे हैं, लगभग 500 से ऊपर ऐसे योग दिए गए हैं, और जिसमें शनि का, गुरु का, राहु आदि के गोचर का फल कहा गया है। जैसे हम गुरु के विषय में लिखें एक श्लोक मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा, जो कहता है कि विपतार दशा काले लग्नेशांश त्रिकोणगे स्फुट योगं गते जीवे
पुत्र लाभं विनर्दिशेत, कि विपत तारा की दशा में, विपत तारा की दशा से यहाँ तारा दशा का मतलब नहीं है, जन्म संपत विपत आदि से यह जीवन के तीसरे दशा की बात कर रहा है कि जब जीवन में तीसरा दशा चलेगा, उसमें जब लग्नेश जिस नवमांश राशि में स्थित है उससे या उसके त्रिकोण राशि से जब गुरु भ्रमण करेगा गोचर में, तो उस राशि के स्वामी के स्फुट योग यानी स्फुट अंशादि से जब गुजरेगा तो जातक को पुत्र लाभ होगा। इसी तरह से राहु को मानकर भी भृगुनाड़ी में एक श्लोक दिया है, वह कहता है कि स्वरभानुरंश गे कोने स्फुट योगं गते सनो सोदरारिष्टमाप्नोति प्रत्यग्दाये फलं स्मृतम। यहाँ पर मैं सोदर के, सहोदर भाइयों और बहनों के अरिष्ट की बात की गई है। यह अरिष्ट तब होगा जब शनि नवमांश में जहाँ राहु है उस राशि से या उसके त्रिकोण राशि से गुजरेगा और उस राशि के स्वामी के स्फुट योग, तो कहता है स्फुट योगं गते सनो, तो स्फुट योग अर्थात उसकी जो ग्रह स्पष्ट में स्पष्ट अंशाद मिले हैं उसके पास पहुंचेगा शनि, तो सोदर का अरिष्ट होगा। तो इसमें यह चीज गौर कीजिए कि हर श्लोक में जो मैंने उदाहरण में दिया है उसमें स्फुट योगं शब्द का प्रयोग हो रहा है। स्फुट योगं से ग्रह के स्पष्ट अंशादि का अर्थ लिया गया है और वह मात्र जन्म कुंडली में मिलेगा। तो जब वह जन्म कुंडली में मिलेगा तो जब हम उसको यह देखेंगे तो गोचर भी जन्म कुंडली में ही देखेंगे, किसी भी वर्ग कुंडली या नवमांश कुंडली आदि में नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां स्पष्ट ग्रह नहीं मिलेगा। स्पष्ट ग्रह जन्म कुंडली में भी मिलेगा। और इस प्रकार हम लोगों ने 3 दिन में करीब 200 श्लोकों पर में चंद्रकला नाड़ी, भृगु नाड़ी आदि से चर्चा की और गुरुदेव अंत में पूरी तरह सहमत हो गए और उन्होंने बड़े ही उदारता पूर्वक मुझे खुश होकर के आशीर्वाद भी दिया, बल्कि आशीर्वाद की वर्षा कर दी उन्होंने मेरे ऊपर। इन योगों का जो गूढ़ार्थ है वह मैंने इसलिए स्पष्ट कर दिया कि मेरे गुरु भाई लोग जिनको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन या भ्रांति है वह दूर हो सके और इस गलत परिपाटी का वो परित्याग कर सकें, क्योंकि गुरुदेव ने स्वयं ही जीवन के आखिरी दिनों में इसका त्याग कर दिया था। मैं आपको बताऊं कि नाड़ी के ये जितने सारे योग हैं वह मूल रूप से बृहत पराशर होड़ा शास्त्र में ही जो कारकात भावम का सिद्धांत है उसको आधार मान करके किया गया है। कारक को भी कई बार ध्यान में रखा गया है और यह कैसे है, किस प्रकार से बहुत ही बुद्धिमता पूर्वक इंटेलिजेंटली उस सिद्धांत को नाड़ी ग्रंथों में लगाया गया है, इस पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। यहाँ मैं यह कह दूं और बस इतना ही कहना चाहूँगा जोर दे करके कि गोचर का प्रयोग किसी भी वर्ग कुंडली में शास्त्र सम्मत नहीं है, तर्क संगत नहीं है और वह नहीं होना चाहिए। गोचर मात्र जन्म कुंडली में ही जो मूल राशि कुंडली में है उसी में देखा जाना चाहिए। कुछ लोग यह कर रहे हैं
और उसका नया नाम सुपर इम्पोजिशन दे दिए हैं कि वो वर्ग कुंडली में, फिर उस ग्रह को जन्म कुंडली में, फिर गोचर को वर्ग कुंडली में, जन्म कुंडली में आदि लगाते हुए पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कभी जब समय मिलेगा तो मैं वैदिक ज्योतिष में सुपर इम्पोजिशन का क्या सिद्धांत है उस पर भी चर्चा करूंगा भविष्य में। अभी हम यह कहना चाहते हैं कि जो सुपर इम्पोजिशन की बात हम कहते हैं वह वैदिक ज्योतिष का जो 5 मूल सिद्धांतों में से एक मूल सिद्धांत चक्रात चक्रम है उस पर में आधारित है, और वह बिल्कुल ही अलग चीज है। वह यह नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं या कुछ विद्वान कर रहे हैं। यह अनर्गल है, अतार्किक है। इस समय मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गोचर का सिद्धांत जो है, ग्रह को गोचर में राशि कुंडली में ही देखना चाहिए, जन्म पत्री में ही देखना चाहिए, नवमांश या किसी अन्य वर्ग में नहीं देखना चाहिए। मेरा मात्र निवेदन है कि तर्क पूर्ण होकर के सोचें तो उन्हें लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं वह सही है। मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगा, इतना ही निवेदन करूंगा कि वो जो करना चाहें करें, लेकिन भगवान के लिए वह यह सब पटेल साहब के नाम पे कृपया न करें, क्योंकि मैं पटेल साहब की केवल आदर ही नहीं करता हूँ, मैं उनकी अभ्यर्थना करता हूँ, मैं उनका पूजन अर्चन सब कुछ करता हूँ, और तब मुझे तकलीफ होती है कि उनके नाम पर यह सब हो रहा है। जिस मनीषी ने स्वाध्याय में अपना जीवन बिता दिया, ज्योतिष के सिद्धांतों को ढूंढने में विभिन्न ग्रंथों से अपना जीवन बिता दिया, जो खुद कभी पैसे की तरफ नहीं भागा, उसके नाम पर में कोई अनर्गल बातें न हो, यही मेरी विनती है, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।